तो बात है 1960 के दशक के आखिर की। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, जहां की सड़कों पर एक अजीब सा डर, एक साया मंडरा रहा था। देखिए, ये किसी आम कातिल की कहानी बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने पुलिस को खुली चुनौती दी, मीडिया को तो जैसे अपने इशारों पर नचाया और पूरे देश को अपनी पहेलियों में उलझा के रख दिया। और उसका नाम ज़ोडिएक। ये शब्द, ये किसी और के नहीं बल्कि खुद उस कातिल के हैं। सोचिए जरा, उसने ये बातें सीधे बिना किसी लाग लपेट के प्रेस को भेजी अपने खतों में लिखी। ये सिर्फ कोई कबूलनामा नहीं था, नहीं, ये तो दुनिया को उसकी बेरहम और बेखौफ सोच से रूबरू कराने का उसका तरीका था। पहली बार। तो देखिए, ये मामला कोई 1-2 साल का नहीं था। ये दशकों तक एक अनसुलझी पहेली बना रहा। 1968 में कत्ल शुरू हुए, फिर 69 में कातिल ने खतों और पहेलियों का एक खौफनाक खेल शुरू कर दिया, और फिर 1974 के बाद अचानक वो खामोश हो गया। लेकिन रहस्य इतना गहरा था कि सोचिए 2020 में जाकर, मतलब आधी सदी के बाद, उसकी एक आखिरी गुत्थी सुलझाई जा सकी। ये केस आज तक चल रहा है। और यही वो सवाल है जो आज भी चुभता है। क्या अमेरिका के सबसे कुख्यात केस को सुलझाने का मौका बस चंद मिनटों की देरी से हाथ से निकल गया था? क्या पुलिस एक बहुत छोटी, एक मामूली सी गलती की वजह से उस शैतान को पकड़ने से चूक गई? क्या जवाब हमेशा से हमारी आंखों के ठीक सामने था? चलिए, आज इसी मामले की गहराई में उतरते हैं और सच का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दुश्मन से जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था। वो बस एक साया था जो अंधेरे की आड़ में अपना शिकार ढूंढता था। तारीख थी 20 दिसंबर 1968। जगह एक सुनसान सड़क जिसे लोग लवर्स लेन कहते थे। दो टीनेजर्स, डेविड फैराडे और बेटी लू जेंसन, अपनी कार में थे। तभी एक अनजान साया उनकी तरफ बढ़ा और फिर बिना कुछ कहे, बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियों की बरसात कर दी। बस एक पल में एक मासूम सी शाम एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो गई। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या थी? पुलिस को क्राइम सीन पर कुछ भी नहीं मिला। मतलब कुछ भी नहीं। ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना हथियार, ना टायर के निशान, कोई गवाह तक नहीं था। और मकसद, वो तो बिल्कुल ही गायब था। ऐसा लगा जैसे कातिल बस हवा में गायब हो गया हो। पुलिस के हाथ में सिर्फ एक सवाल था, ये किसने किया और आखिर क्यों? फिर 7 महीने बीत गए। 4 जुलाई 1969 एक और जोड़े पर हमला हुआ। तरीका लगभग वही था, बेरहम, अचानक। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। इस बार एक चश्मदीद था। माइक मैगो नाम का एक शख्स उस हमले में किसी तरह बच गया, और पहली बार उस साये के बारे में कुछ पता चलने वाला था। माइक ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, उसने हमें अंधा करने के लिए एक तेज टॉर्च का इस्तेमाल किया और फिर उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। मतलब ये कोई गुस्से में किया गया हमला नहीं था। ये पूरी तरह से सोचा समझा, ठंडे दिमाग से किया गया काम था। एक शिकारी का तरीका। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जो कातिल अब तक खामोशी से अपना काम कर रहा था, वो अचानक अपनी चुप्पी तोड़ देता है। अब वो सिर्फ कत्ल नहीं करेगा, अब वो दुनिया से बात करेगा और सबको अपने इस घिनौने खेल में शामिल करेगा। तो होता यह है कि एक ही दिन में 3 बड़े अखबारों को एक जैसे खत मिलते हैं। द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, द विलेहो टाइम्स हेराल्ड और द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर। और ये कोई आम खत नहीं थे। ये उस कातिल का पहला संदेश था। वो अपने जुर्मों की जिम्मेदारी ले रहा था। ये एक सोची समझी चाल थी, पूरे शहर में दहशत फैलाने की। खतों के साथ थी एक पहेली, एक 408 सिंबल वाला सिफर, एक कोडेड मैसेज। और इसमें उसने अपने किए गए कत्लों की ऐसी डिटेल्स दी थीं जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और कातिल को ही पता हो सकती थी। ये उसका तरीका था, ये साबित करने का कि खत उसी ने लिखे हैं और ये जताने का कि वो कितना चालाक है। और फिर उसने दी एक धमकी, एक खतरनाक अल्टीमेटम। उसकी मांग थी, मेरे सिफर को अखबार के पहले पन्ने पर छापो। और धमकी, नहीं तो मैं और लोगों को मार डालूंगा। उसने मीडिया को अपने खेल का हिस्सा बनने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी सिचुएशन बना दी जिसमें कोई भी जीत नहीं सकता था। तो अब पुलिस, FBI, सब के सब इस कोड को तोड़ने में लग गए। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स दिन रात एक कर रहे थे। लेकिन जानते हैं इसे सॉल्व किसने किया?
एक हाई स्कूल के हिस्ट्री टीचर और उनकी पत्नी ने, डोनाल्ड और बेटी हार्डन ने, अपने किचन टेबल पर बैठकर इस कोड को तोड़ दिया। कमाल है ना? कभी-कभी सबसे बड़ी पहेलियों का हल ऐसी ही जगहों से आता है। और जब कोड टूटा तो उसमें से जो संदेश निकला उसने सबको दहला कर रख दिया। इंसान ही सभी जानवरों में सबसे खतरनाक है। ये उसकी घिनौनी सोच का सबूत था। लेकिन एक बात आज भी एक रहस्य है। कोड के आखिरी 18 अक्षर वो कभी डिकोड नहीं हो पाए। कई लोगों को लगता है कि उन्हीं अक्षरों में उसका नाम छिपा था। एक ऐसा सवाल जो आज भी जांचकर्ताओं को परेशान करता है। अब ज़ोडिएक सिर्फ एक कातिल नहीं रह गया था, वो एक परफॉर्मर बन चुका था और पूरा शहर उसका स्टेज था। उसके हमले अब और भी ज्यादा नाटकीय और भी ज्यादा क्रूर होने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे वो किसी खौफनाक नाटक को डायरेक्ट कर रहा हो। लेक बेरिसा का हमला देखिए। एक आदमी जल्लाद जैसा नकाब पहने हुए आता है, उसकी छाती पर ज़ोडिएक का चिन्ह सिला हुआ है। वो बहुत शांति से, बिना किसी हड़बड़ी के पीड़ितों को बांधता है और फिर उन्हें बेरहमी से चाकू से गोद देता है। ये एक कत्ल से कहीं ज्यादा था, ये किसी रस्म जैसा था। इस हमले में बचे ब्रायन हार्टनल ने बाद में जो बताया वो सबसे डरावना था। उन्होंने कहा उसकी आवाज एकदम शांत थी, जैसे कि वो कोई आम बातचीत कर रहा हो। सोचिए, इतनी बेरहमी करते हुए भी इतना शांत रहना, ये उसके पागलपन का सबसे बड़ा सबूत था। ये दिखाता था कि उसके लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी। और इसके ठीक 2 हफ्ते बाद ज़ोडिएक का दुस्साहस और भी बढ़ गया। इस बार उसने सैन फ्रांसिस्को शहर के बीचों बीच एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन की हत्या कर दी। और हद तो तब हो गई जब उसने फिर एक खत भेजकर पुलिस का मजाक उड़ाया। उसने लिखा कि पुलिस ने उसे लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर निकल गया। वो अब सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा था, वो अपनी होशियारी का जश्न मना रहा था। तो कत्ल होते रहे, खत आते रहे और पुलिस दशकों तक बस हवा में हाथ पैर मारती रही। कई संदिग्धों के नाम सामने आए, लेकिन असली कातिल हमेशा एक कदम आगे रहा। सबसे बड़ा संदिग्ध था आर्थर ले एलन। उसके खिलाफ परिस्थितिजन्य सबूत तो बहुत थे, लेकिन जब साइंस की बारी आई तो बात नहीं बनी। ना तो उसका डीएनए मैच हुआ और ना ही उसकी लिखावट। फिर कुछ थ्योरीज आईं कि शायद ज़ोडिएक एक अकेला इंसान नहीं बल्कि कोई ग्रुप था, या कोई एक्स मिलिट्री का आदमी था जिससे कोड्स की जानकारी थी। लेकिन हर थ्योरी, हर सुराग एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाता था। और फिर साल बीतते गए। ज़ोडिएक एक शहरी कहानी बन गया, एक लेजेंड। लेकिन फिर दशकों की खामोशी के बाद अतीत से एक आखिरी संदेश उभरकर सामने आया, टेक्नोलॉजी की मदद से। 51 साल, जी हां, पूरे 51 साल लगे ज़ोडिएक के सबसे कुख्यात 340 सिफर को क्रैक करने में, आधी सदी से भी ज्यादा का वक्त। और 2020 में जाकर कुछ शौकिया कोड ब्रेकर्स ने वो कर दिखाया जो दुनिया भर की एजेंसियां नहीं कर पाईं। उन्होंने उस कोड को आखिरकार तोड़ ही दिया। और जब ये कोड टूटा तो ज़ोडिएक की आवाज जैसे एक बार फिर अतीत से गूंजी। संदेश था, मैं गैस चेंबर से नहीं डरता, क्योंकि ये मुझे जल्द ही स्वर्ग भेज देगा। इसमें कोई पछतावा नहीं था, कोई माफी नहीं थी, और सबसे जरूरी, इसमें उसका नाम नहीं था। बस वही पुराना घमंड, वही पुरानी बेरहमी। तो 50 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, कितने ही रहस्य सुलझ चुके हैं, लेकिन आपराधिक इतिहास का ये सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। ज़ोडिएक किलर कौन था? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा के लिए समय के अंधेरे में ही दफन रहेगा, और हमें ये याद दिलाता रहेगा कि कुछ पहेलियां कभी हल नहीं होती,